तो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल में। तो हम लोग यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो 17 मई 2025 को हवलदार प्रशिक्षक का पेपर करवाया गया था, उस पेपर को डिकोड कर रहे हैं। एपिसोड नंबर यह तीसरा आज समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हमने जितने भी प्रश्न थे उन पर चर्चा किया और आने वाले एग्ज़ामों के लिए एक लैंडमार्क यानी यूके ट्रिपल एस सी किस तरह से पेपर बना रहा है, एक पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा की तरह कुमाऊनी गढ़वाली के साथ साथ जीएस थोड़ा डेप्थ में पूछ रहा है और इसके लिए मैंने आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जो वीडियो बनाया है कि यूके ट्रिपल एससी के लिए कौन सी किताबें महत्वपूर्ण होगी आगे के एग्ज़ामों के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आज हमारा 61 से है, ठीक है। तो 61 का पहला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। जब आप लोग भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, पहले फंडामेंटल राइट का भाग हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31, लेकिन बाद में इसे वहाँ से हटा करके कानूनी यानी विधिक अधिकार बना दिया गया और 300 के ए में रखा गया, आर्टिकल 300 ए में। तो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आगे जाते हैं। 62वां प्रश्न, किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का क्या दिया था, प्रसिद्ध नारा दिया था, याद रखिएगा। वहीं रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की जाती है। ठीक है, बाकी विवेकानंद जी के बारे में आप शिकागो में जो उन्होंने विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में लेक्चर दिया था उसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 66वां प्रश्न जो आयोग के द्वारा पूछा गया था, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो यहाँ पे आज़ादी के बाद जब भाषाई आधार पर राज्य बनाने की जो आंदोलन चला भारत में, तो उसमें पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य। ठीक है, 1953 में। ठीक है, फिर फजल अली आयोग गठित की जाती है उसके बाद। तो ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 67, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक एसडीआई के क्या आयाम हैं। तो एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, इसे जारी कौन करता है, तो यूएनडीपी जारी करता है। इसके लिए जो 3 आयाम हैं वो है प्रति व्यक्ति आय है, बिल्कुल, जन्म दर, बिल्कुल, और शिक्षा एजुकेशन, बिल्कुल। ये तीनों ही आयाम मानव विकास सूचकांक मापने के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाता है। ठीक है, बाकी इसे डेवलप करने वाले जो व्यक्ति थे वो महबूब उल हक थे, याद रखिएगा। ठीक है, 68वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन श्रम के उत्पादन के साधन के रूप में विशेषता नहीं रखता है। कौन सा कथन श्रम के उत्पादन के साधन के रूप में विशेषता नहीं रखता है। श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है, बिल्कुल। श्रम जो है उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। दूसरा ऑप्शन, श्रम नाशवान है, बिल्कुल। श्रम क्या होता है, नाशवान। ठीक है, तीसरा है श्रम दक्षता में अंतर पाया जाता है, हाँ। लेकिन जो श्रम उत्पादन का उत्पादित साधन है ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था इनमें से कौन सा कथन, कौन से स्टेटमेंट गलत है, तो लास्ट आपका गलत हो जाता है। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स डेप्थ पूछा गया था। 69वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, कानपुर नाना साहेब सत्य है,
इलाहाबाद से लियाकत अली थे, बिल्कुल। बरेली से खान बहादुर खां थे। तो मेरठ आपका यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 70वां प्रश्न, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1767 में कलकत्ता में हुई थी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न 71वां, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए मयूरभंज प्रसिद्ध है? एक चीज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप भूगोल में खनिज वाला टॉपिक पढ़ते हैं या आपको पढ़ना चाहिए, अगर आप भारतीय भूगोल या यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी की तैयारी करते हैं, तो खनिज वाला जो चैप्टर है उसके अंतर्गत जितने भी नाम हैं, उड़ीसा के अंतर्गत, कर्नाटक के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, खास करके इन 4-5 राज्यों के ये नाम आप ज़रूर याद रखिएगा अगर आप खनिज चैप्टर जब पढ़ते हैं तो, ठीक है। और महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में भी है कुछ क्षेत्र, और ख़ास करके राजस्थान वाले इलाकों में खेतरी है, तो इनको भी आपको याद रखना चाहिए। तो मयूरभंज प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये है तांबा उत्पाद के लिए। यहाँ पे जो मयूरभंज है यह कच्चा लोहा के लिए, सॉरी, किसके लिए? कच्चा लोहा के लिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। 72वां प्रश्न है, रामगंगा विद्युत संयंत्र पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है, बिल्कुल। जो रामगंगा जो जल विद्युत है वो पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है, रामगंगा विद्युत संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट। ये भाई बहुत डेप्थ पूछा गया था, क्योंकि 198 एक्चुअल डाटा याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये बहुत टफ क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही हो जाता है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो 73वां प्रश्न पूछा गया है, वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? जो आप हार्ड कॉपी, जैसा आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में किस डिवाइस का वहाँ पे उपयोग किया जाता है हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए? मॉनिटर, स्कैनर, कीबोर्ड? नहीं, ठीक है। ये भले ही इनपुट के साधन है, लेकिन यहाँ पे प्रिंटर इंपॉर्टेंट हो जाता है, आउटपुट, ठीक है, यही हमें हार्ड कॉपी देता है। 74वां प्रश्न है, मैच करना सूची 1 से सूची 2। ये मेरे द्वारा कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कराई गई थी यूके ट्रिपल एससी के लिए, उसमें से आप अगर पढ़ेंगे, या फिर इनपुट आउटपुट वाला चैप्टर आपको ज़रूर देखना चाहिए। हमेशा वहाँ से सवाल पूछा जाता है कंप्यूटर में, जो एक अलग सा चैप्टर आता है इनपुट आउटपुट, कौन से जो इंस्टीट्यूट वो है, मतलब सिस्टम है, वो इनपुट में आता है आउटपुट में आता है, वो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। कीबोर्ड पूछा जा चुका है पहले भी और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल, अभी हमने ऊपर चर्चा किया। तो देखिए ए का 4 जहाँ पर है उसको सही करिए, आगे बढ़िए फटाफट, लेकिन यहाँ पे हम सारी चीज़ों को हल करेंगे, सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाता है कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है वो, क्योंकि अंदर की चीज़ों को बाहर दिखाता है। तो ये हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ड्राइंग टूल है, ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो इस तरीके से हमारा 74 का आंसर हो जाता है बी। अगला जो प्रश्न है 75वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के बारे में सही नहीं है कह रहा है? ठीक है, मनरेगा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अधिनियम 2005 में लागू हुआ, बिल्कुल। यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, जो मनरेगा है यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, सही है। और यह संगठित क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराता है, नहीं, संगठित क्षेत्र में नहीं, असंगठित क्षेत्र में कराता है। यह 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है, बिल्कुल। कहीं अन्य कई अब स्टेट पे निर्भर है कि 100 दिन, 120 दिन, 150 दिन भी है। नॉर्मली मनरेगा के जो एक्ट है उसमें साफ साफ लिखा गया
100 डेज वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोगों का गलत आंसर हो जाता है वो सी हो जाता है। 76 डैश डैश एक प्रकार का मेलवेयर है जिसका नाम लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया है। यानी इसको कह सकते हो आप एक हिसाब से वायरस। ठीक है, मालवेयर वायरस है, तो इसका नाम है ट्रोजन। ठीक है, तो सही आंसर हो जाता है ट्रोजन। कई बार पूछा जा चुका है वायरस से संबंधित सवाल, आगे भी पूछे जाएंगे। 77वां सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 77। ठीक है, तो पूछा गया है कि कौटिल्य ने इनमें से कौन सी किताब लिखी है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है। तो जहाँ पे ए का 4 है तो बहुत सारे ऑप्शन में है। दूसरा देखते हैं, बाणभट्ट ने क्या लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित। ठीक है, बाणभट्ट ने क्या लिखा है, हर्षचरित। तो यहाँ पे हो जाता है उसके बाद ऑप्शन आप लोगों का बी का ए। बिल्कुल, जहाँ पे बी का ए है तो ये कथन आपका सही हो, ये स्टेटमेंट्स, ये मैच वाला सही हो जाएगा इसके बाद। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, बाणभट्ट का हर्षचरित है, अश्वघोष का क्या हो जाएगा, बुद्धचरित हो जाएगा, और ब्राह्मणिक का क्या हो जाएगा, बृहत संहिता। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाता है वो पहला हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78 एक्स वस्तु के कीमत में अगर वृद्धि होने पर यदि वाई वस्तु के मांग में वृद्धि हो जाती है तो ये एक दूसरे का क्या रहता है, पूरक हो जाता है या स्थानापन्न हो जाता है, या ये गिफन वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे जो सही हो जाता है कि अगर एक्स वस्तुओं के कीमत में वृद्धि हो जाती है तो वाई वस्तु के मांग में वृद्धि हो जाती है। तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का सही, एक्स और वाई स्थानापन्न वस्तुएं हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर एक्स और वाई स्थानापन्न वस्तुएं हैं। ठीक है। 79 चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान में जो मिलने वाला धातु, याद रखिए खनिज है। ठीक है, चूना पत्थर जो खनिज है वो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 80 महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। बिल्कुल, लोकसभा राज्यसभा की, वैसे धन संबंधी विधेयक राज्यसभा का कोई महत्व ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं रहता है, इतना याद रखिए बस, खाली उस राज्यसभा से जो गुजरना होता है बस। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे 80 का, लोकसभा द्वारा भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है, यही कथन गलत है। ठीक है, राज्यसभा का कोई रोल ही नहीं रहता है वहाँ पे। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो उसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। बिल्कुल, आर्टिकल 109 धन विधेयक से संबंधित है। बिल्कुल, धन संबंधित विधेयक के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करता है आर्टिकल 109। ठीक है, और वही भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक वित्तीय मामलों से संबंधित होता है, इसके बारे में उल्लेखित है आर्टिकल 110। 109 में क्या है कि धन संबंधित विधेयक धन विधेयकों के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया का क्या करता है, प्रावधान करता है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से 109 धन विधेयक के संबंध से संबंधित है, ये ऑप्शन भी सही हो जाता है। तो यहाँ पे जो गलत था वो था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न दिया है वो हिंदी का है, जनरल हिंदी। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था कि जिन शब्दों के रूप में काल, लिंग, वचन के बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें क्या कहते हैं। तो आप लोगों ने विकारी और अविकारी या अव्यय या ये
टॉपिक हिंदी में पढ़ा भी होगा। तो काल लिंग वचन के बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे कहा जाता है अव्ययी। ठीक है, अगर लिंग वचन काल के आधार पर किसी भी मतलब शब्दों में परिवर्तन हो जाता है तो उसे कहा जाता है विकारी शब्द। कैसे शब्द? विकारी। ठीक है। 82वां प्रश्न, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1961 में। 1961 में। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट प्रश्न है 83, अ अथवा आ के पश्चात, यानी अ या आ के पश्चात कह रहा है, ए या आई हो तो। ठीक है, ए या आई हो तो दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? ए और आओ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। तो इसे कौन सी संधि कहा जाता है? तो ये है वृद्धि संधि। सबसे जो संधि आप लोगों का स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उसमें से जो सबसे बड़ी संधि होती है वही वृद्धि संधि, और मात्रा के प्रपद से मात्राओं में जो सबसे बड़ी आई और ओ जहाँ पर भी बनेगा वो सीधे सीधे आप लोगों की वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है, याद रह गया, सबसे बड़ी जो मात्राएं होती है वही आपका वृद्धि संधि कहलाता है। ठीक है, बाकी दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि आप लोग पढ़ना है, आप लोगों को याद भी रखना है। यन संधि का आसान होता है, जहाँ पे अर्ध स्वर आता है वो सीधे सीधे आप लोगों को क्या हो जाते हैं, यहाँ अर्ध जो भी वर्ण बीच में आते हैं वो यन संधि के उदाहरण देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आई गया 84वां प्रश्न, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद इति धन आदि, यहाँ पर आप लोगों का कौन सी संधि हो जाएगी? यन संधि। इज दैट क्लियर? 85वां जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, माथी पीटी बांद्रू की डारू एगी, ये एक हिसाब से जो कुमाऊनी गढ़वाली जो आजकल पूछे जा रहे हैं वहाँ से पूछा गया सवाल है कि माथी बीटी बांद्रू की डार एगी। वाक्य में जो डार शब्द है, जो ये डार शब्द है, ये इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण पूछ रहा था आप लोगों से? तो यहाँ पे डार शब्द जो है ये आप लोगों का समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो 86वां प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं हम। ठीक है, और हर सैटरडे या संडे आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन पूछा गया है यहाँ पे 86 का, तो य र ल वो आप लोगों का क्या हो जाता है? य र ल व। ये किसके उदाहरण हैं? ये अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का 86 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। और स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम के लिए कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण और किस तरीके से आगे हम तैयारी करें, उसके लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है कि कौन कौन से चैप्टर हिंदी में आजकल महत्वपूर्ण हो रहे हैं। अलंकार हमेशा सवाल पूछा जा रहा है आजकल हर एग्ज़ाम में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, कौन सा अलंकार है? देखो आसान है, च च च च च जो वर्ण है उसकी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब बार बार आ रहे हैं। तो ऐसे जो पहचान होती है तो ये अनुप्रास अलंकार की पहचान है। ठीक है, अगर यमक होता तो बार बार एक शब्द आते हैं, जैसे कनक कनक। ठीक है, बाटुली का अर्थ है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को भी ये बाटुली का अर्थ नहीं आता हो या पता ना हो। तो बाटुली का अर्थ यहाँ पे जो सही है तो ये हिचकी होता है। जैसे आप खाना खाते हो या कभी कभी अचानक से बैठे हो कहीं पे भी, हिचकी आना एक आम बात है। ठीक है, लेकिन फिर कहते हैं मतलब फिर आपके दोस्त या आपके जिसके साथ भी आप बैठे होंगे वो कहते हैं अरे यार कौन याद कर रहा है आपको। ठीक है,
तो इस पे बहुत सारे गाने भी बने हैं कुमाऊनी गढ़वाली में। नेक्स्ट है 89, मैंने आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन ली है। इस वाक्य में ध्यानपूर्वक है, तो ध्यानपूर्वक जो एक आपका है ये आप लोगों का रीतिवाचक है, यानी एक समय काल नहीं कहूँगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है 90, अलजाट का अर्थ है। कहते हैं ना कि गांव घर में ये क्या अलजाट लगा रखा है आप लोगों ने, ठीक है, या ये क्या अलजाट का काम कर रहे हो, या जो भी है अपने वर्ड में। अलजाट का मतलब होता है उलझन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 91, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होते उसे कौन सा कारक कहा जाता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे कहा जाता है करण, यानी साधन, ठीक है। जिससे काम संपन्न, कार्य समापन हो रहा होगा, वही चीज़ है साधन, यानी करण कारक। तो 91 का बी। पहाड़ पर लालटेन किसकी काव्य कृति है। तो 92 का सही आंसर है पहाड़ पर लालटेन, जो रचना है वो मंगलेश डबराल जी की है। आसान प्रश्न कह सकता हूँ मैं इसे, ठीक है। 93 के बाद, नहीं सॉरी 92 के 93। नेक्स्ट जो शब्द है, शब्द का अर्थ है जो प्रश्न दिया है, खनियारा शब्द का अर्थ है। तो 93 का जो सही आंसर हो जाता है आप लोगों का यहाँ पे, वो हो जाता है खंडहर, खनियार। हम कहते हैं अरे ये तो खनियार छो, खनियार छो, खनियार, ठीक है सही। तो खंडहर यहाँ पे सही हो जाता है। 94, निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो आसान प्रश्न है ये, सागर, समुद्र का, जलधि, सिंधु, ये किसके पर्यायवाची है, ये समुद्र के। समुद्र के पर्यायवाची में धी लगता है ज़्यादातर पीछे। तो वारिधि यानी द जिसके पीछे लग गया वो बादल, यानी वारिधि किसका पर्यायवाची है, तो बादल का कहेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है 95, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था, ठीक है। एक तरफ भाषा दी गई है, एक तरफ उनकी जो लोकल भाषा है वो दी गई है। पश्चिमी हिंदी की जो भाषा है यानी बोली है वो इसमें से कौन सा है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी कौन सा है हो जाएगा आप लोगों का 95, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा आप लोगों का पूर्वी हिंदी, अवधि जो है वो पूर्वी हिंदी, अवधि पूर्वी हिंदी, बिल्कुल। राजस्थानी मेवाती, और पहाड़ी कुमाऊनी, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 96, निम्नलिखित प्रश्न कथन दिए गए, दो कथन, उनका परीक्षण करिए फिर उत्तर दीजिए गया है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली है। बिल्कुल ये सारे जो रचनाएं दी गई है ये तुलसीदास जी की है। तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधि दोनों में ही है, बिल्कुल ये दोनों ही जो भाषा दी गई ब्रज और अवधि, ये दोनों ही तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में क्या कर रखी है, प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही हो जाता है वो कथन 1 और कथन 2 सही हो जाता है। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं 97वां, गढ़वाली भाषा में लिखित कहानी संग्रह मुआरी के लेखक कौन है। तो गढ़वाली भाषा में लिखित कहानी संग्रह मुआरी के लेखक है भगवती प्रसाद जोशी जी। नेक्स्ट है 98, निम्नलिखित में से पुल्लिंग का चयन कीजिए। 97, एक मिनट, 97 एक बार 97 को चेक कर लीजिएगा। 98, निम्नलिखित में से पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो दादा आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। 99, निम्नलिखित में से जन्म मृत्यु के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है कह रहे हैं, ठीक है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का सही है, 1900 में जन्म, 1977 में उनका निधन हुआ।
जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में, 1937 में इनका निधन हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी जी 1889 में, 1968 में निधन हुआ। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में हुआ, लेकिन निधन 1987 में हुआ, याद रखिएगा। इस तरीके से आपका आंसर बी हो जाएगा। 100वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। हिंदी के कुछ शब्द दिए गए रिश्ते नाते के, और उसे कुमाऊनी में क्या कहा जाता है। भाभी को भौजी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जहाँ पे 2 है वो आपका सही हो जाएगा। चाची को काकी कहा जाता है, ताऊ को ठुल बाजू कहा जाता है, मौसी को कैंजी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। जो ये 97 का आंसर दिया जा रहा है, दुर्गा प्रसाद घंडियाल, एक बार इस पर देखना आप, दुर्गा प्रसाद या भगवती प्रसाद जोशी। मेरी ओर से इसका आंसर मैं दे रहा हूँ अभी दुर्गा प्रसाद, ठीक है। तो फिर मिलेंगे। जो 18 तारीख को आप लोगों का FRO का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस सेशन को यहीं पर करते हैं समाप्त। इस सेशन में जो 10 रीजनिंग के प्रश्न दिए थे आयोग ने, उस पर मैं अगले एपिसोड में चर्चा करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। PYQ को ज़रूर लगाइएगा, जिससे कि पता चले। और साथ में कुमाऊनी गढ़वाली को देखते रहिएगा यूट्यूब के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, खास करके इग्नू वाली किताब, सॉरी UAU और इग्नू के किताबों में इन शब्दों को दिया गया है, ठीक है। तो मिलेंगे, बाय बाय।